हेलो स्टूडेंट, मैं आपके अपने यूट्यूब चैनल होम साइंस जंक्शन में आपका स्वागत करती हूँ। मैं आपको कराऊंगी बिहार पीजीटी, बिहार एस्टेट और झारखंड के लिए होम साइंस के कुछ इंपॉर्टेंट एमसीक्यू क्वेश्चंस जो कि आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से आपकी बहुत ही ज़्यादा हेल्प करेंगे। तो हम आज की क्लास को स्टार्ट करते हैं। आज की क्लास में हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, पूछा हुआ है आप लोगों से, शरीर में ऊर्जा का प्रमुख स्रोत क्या है। तो आपको क्या बताना है, शरीर में ऊर्जा का प्रमुख स्रोत बताना है। ऑप्शन दिए हुए हैं। फर्स्ट ऑप्शन है वसा यानी कि फैट, सेकंड ऑप्शन है आपका कार्बोहाइड्रेट, थर्ड ऑप्शन है आपका प्रोटीन एंड लास्ट ऑप्शन है आपका उपरोक्त सभी। तो इसमें राइट आंसर बताना है आपको कि राइट आंसर क्या हो जाएगा। ऊर्जा तो आपको ये तीनों देते हैं, क्या होता है, ये तीनों चीजें क्या देती हैं, आपको ऊर्जा देती हैं। पर क्या होता है, जो वसा होती है, वसा से हमको कितनी ऊर्जा मिलती है, 9 kcal एनर्जी मिलती है। कार्बोहाइड्रेट से हमको 4 kcal एनर्जी मिलती है और प्रोटीन से भी हमको 4 kcal एनर्जी मिलती है। पर जो हमारी ऊर्जा का प्रमुख स्रोत होता है वो होता है कार्बोहाइड्रेट, जो कि हमको तुरंत ऊर्जा प्रोवाइड करता है। तो ऑप्शन बी क्या हो जाएगा, हमारा राइट आंसर हो जाएगा, यानी कि कार्बोहाइड्रेट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम अपना। पूछा हुआ है आपसे, प्रोटीन का अंतिम उत्पाद है। तो आपको ये बताना है कि प्रोटीन का अंतिम उत्पाद क्या है। ऑप्शन दिए हुए हैं, ग्लाइकोजन है, इंसुलिन है, अमीनो एसिड है या ग्लूकोज है। तो जो प्रोटीन का अंतिम उत्पाद होता है वो होता है आपका अमीनो एसिड। तो ऑप्शन सी क्या हो जाएगा, आपका राइट आंसर हो जाएगा। इसी तरह जो कार्बोहाइड्रेट होता है, तो कार्बोहाइड्रेट किस में कन्वर्ट होता है, कार्बोहाइड्रेट बदलता है ग्लूकोज या फ्रक्टोज में, और वसा बदलता है वसीय अम्ल में। इसी तरह प्रोटीन जब बदलता है किस में, अमीनो एसिड में बदल जाता है। ये प्रोटीन की सबसे छोटी इकाई होती है अमीनो एसिड, ये आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। पूछा हुआ है, प्रोटीन के चयापचय का मुख्य स्रोत क्या है। ऑप्शन दिया हुआ है, आयोडीन है, यूरिया है, कार्बोहाइड्रेट है या ग्लाइकोजन है। तो प्रोटीन के चयापचय का जो मुख्य स्रोत हो जाएगा या मुख्य पदार्थ हो जाएगा वो हो जाएगा आपका यूरिया, यानी कि ऑप्शन बी क्या हो जाएगा, आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, क्लियर है आपको ये। और जो यकृत होता है यानी कि आपका लीवर, ये अमीनो अम्ल के विखंडन को अमोनिया में यूरिया में बदल देता है। क्लियर है आपको, ये क्या करता है, अमोनिया को यूरिया में बदल देता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम। आपसे पूछा है पायरिया रोग होता है, तो पायरिया रोग कहाँ होता है आपको ये बताना है। कान में होता है, दांत में होता है, आंख में होता है या नाक में होता है। तो ये तो इजी क्वेश्चन है, सबको पता है कि पायरिया रोग कहाँ होता है, दांतों में होता है। इसमें क्या होता है, मसूड़ों से खून निकलने लग जाता है और पस निकलता है, मवाद जम जाता है और व्यक्ति के मुंह से दुर्गंध भी आने लगती है। तो ऑप्शन बी क्या हो जाएगा, आपका राइट आंसर हो जाएगा, यानी कि दांतों में। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम। पूछा है आपसे, कोड़ीय मुख शोथ यानी कि स्टेटोमेटिस होता है इसकी कमी के कारण। यानी कि आपको ये बताना है कि कोड़ीय मुख शोथ किसकी कमी के कारण होता है। थायमिन की कमी के कारण होता है, या राइबोफ्लेविन की कमी के कारण होता है, या फॉलिक अम्ल की कमी के कारण होता है, या बायोटिन की कमी के कारण होता है। तो जो कोड़ीय मुख शोथ होता है ये राइबोफ्लेविन कमी के कारण होता है। किसकी कमी के कारण, राइबोफ्लोविन की कमी के कारण होता है। क्लियर है आपको ये। और जो आपका राइबोफ्लेविन है इसकी खोज सन 1930 में हुई थी। कब हुई थी, सन 1930 में जर्मनी में हुई थी। और ये आपको ध्यान रखना है। जो आपका कोड़ीय मुख शोथ होता है इसमें क्या होता है, जो आपके लिप्स होते हैं ना, इसका कलर बहुत डार्क एकदम ब्लैक टाइप में हो जाता है और ओठों के किनारे जो लिप्स के आपके कॉर्नर होते हैं ना वो कट जाते हैं, फटे फटे से हो जाते हैं, उससे ब्लड भी निकलने लग जाता है। क्लियर है आपको ये क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम। पूछा हुआ है, निम्न में से कौन सा प्राथमिक गुण नहीं है। नहीं दिया हुआ है, ध्यान से पढ़ना है, ऐसा ना हो कि आप फ्लो फ्लो में क्वेश्चन पढ़ जाओ और नहीं पढ़ना भूल जाओ। तो कौन सा प्राथमिक गुण नहीं है आपको ये बताना है। मजबूती नहीं है, चिमईपन नहीं है, या आपका नम्रता नहीं है, या घनत्व नहीं है। तो जो आपका प्राथमिक गुण होता है, प्राथमिक गुण में आपका चिमईपन आ जाता है, नम्रता आ जाता है यानी कि फ्लेक्सिबिलिटी, और आपका घनत्व यानी कि डेंसिटी आ जाती है। पर क्या नहीं आता है,
तो मजबूती नहीं आती है। तो ऑप्शन ए क्या हो जाएगा, आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्लियर है आपको ये क्वेश्चन? अगला क्वेश्चन देखते हैं हम अपना। पूछा हुआ है 1 ग्राम वसा के दहन से कितनी कैलोरी ऊर्जा मिलती है? 6 किलो कैलोरी ऊर्जा मिलती है, या 7 किलो कैलोरी मिलती है, या आपको 8 किलो कैलोरी मिलती है, या आपको 9 किलो कैलोरी मिलती है? तो 1 ग्राम वसा के दहन से आपको मिलती है 9 kcal एनर्जी। तो ऑप्शन डी क्या हो जाएगा, आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्लियर है आपको ये? नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। पूछा हुआ है आपसे, तंतु की दीवार के अंदर यदि अणुओं की व्यवस्था एक दूसरे के समांतर हो तो उसे क्या कहते हैं? आपको ये बताना है। तंतु की दीवार के अंदर यदि किसकी संख्या, अणुओं की व्यवस्था एक दूसरे के समांतर हो तो उसे क्या कहेंगे, ये बताना है। ऑप्शन दिए हुए है, इसे क्रिस्टलाइन कहेंगे, या एमोर्फस कहेंगे, या ओरिएंटेशन कहेंगे, या अस्त व्यस्त कहेंगे। तो तंतु की दीवार के अंदर यदि अणुओं की व्यवस्था एक दूसरे के समांतर है, एक दूसरे के पैरेलल है, तो उसे ओरिएंटेशन के नाम से जानते हैं। तो ऑप्शन सी क्या हो जाएगा, आपका राइट आंसर हो जाएगा। आपको ये ध्यान रखना है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम। पूछा हुआ है प्राकृतिक तंतुओं में सबसे मजबूत तंतु कौन सा है? ऑप्शन दिए हुए हैं, कपास है, ऊन है, रेशम है, या लिनन है। तो ये सारे आपके कैसे तंतु है, सारे आपके प्राकृतिक तंतु के नाम दिए हुए हैं। तो सबसे मजबूत तंतु जो होता है वो होता है इसमें से रेशम। तो ऑप्शन सी क्या हो जाएगा, आपका राइट आंसर हो जाएगा। कपास और ऊन। कपास आपका कैसा है, कपास आपका सेलुलोजिक रेशा हो जाता है। ऊन और रेशम आपके कैसे रेशे हैं, ऊन और रेशम आपके प्रोटीन रेशे हो जाते हैं। और लिनन भी आपका कैसा रेशा हो जाता है, सेलुलोजिक रेशा हो जाता है। ठीक है, जो रेशम होता है, रेशम हमको किससे मिलता है, रेशम हमको एक कीड़े से मिलता है जिसका नाम होता है बॉम्बेक्स मोरी। जो किसकी पत्तियां खाता है, जो आपकी खाता है सहतूत की पत्तियां खाता है, उससे रेशम का निर्माण होता है। ठीक है, और रेशम के कीड़ों का पालन या रेशम के कीड़े का अध्ययन सेरीकल्चर कहलाता है। और रेशम का जो जन्मदाता देश है ना, वो चीन है। कौन है, चीन है। तो रेशम से रिलेटेड आपके सारे फैक्ट क्लियर हो जाते हैं यहाँ पे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम अपना। पूछा हुआ है आपसे कैलोरी इकाई है, तो कैलोरी किसकी इकाई है, आपको ये बताना है। बीएमआर की इकाई है, बीएमआई की इकाई है, हीट की इकाई है, या टेम्परेचर यानी कि तापक्रम की इकाई है। तो जो आपका कैलोरी होता है ना, तो कैलोरी हीट यानी कि गर्माहट की इकाई होती है। तो ऑप्शन सी क्या हो जाएगा, आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्लियर है आपको? और जो आपका कैलोरी होता है ना, तो कैलोरी को किलो कैलोरी के नाम से कैपिटल सी से प्रदर्शित करते हैं। किससे, कैपिटल सी से इसको प्रदर्शित करते हैं, यानी कि कैपिटल सी से इसको डिनोट करते हैं। ये आपको ध्यान रखना है। और ये सारे क्वेश्चंस आपके पीवाईक्यू हैं, आपके किसी न किसी एग्जाम में आए हुए हैं। तो आप लोग इनकी प्रैक्टिस अच्छे से कर लीजिएगा, आपके एग्जाम में ये 100% हेल्प करेंगे। दिया हुआ है क्वेश्चन में, शरीर में नियासिन को संश्लेषित किया जाता है। तो शरीर में नियासिन को कैसे संश्लेषित किया जाता है, ये बताना है आपको। और जो नियासिन होता है ना, नियासिन होता है आपका विटामिन B3। तो अब बताइए आप लोग कि शरीर में B3 को संश्लेषित कैसे किया जा सकता है? ट्रिप्टोफैन के द्वारा, टायरोसिन के द्वारा, हिस्टिडाइन के द्वारा, या आर्जिनिन के द्वारा। तो राइट आंसर इसमें हो जाएगा आपका ट्रिप्टोफैन। क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए आपका राइट आंसर हो जाएगा, यानी कि ट्रिप्टोफैन। तो शरीर में नियासिन को संश्लेषित ट्रिप्टोफैन के द्वारा किया जा सकता है। जो ट्रिप्टोफैन होता है ये आपका आवश्यक अमीनो अम्ल होता है। क्या होता है, एक आवश्यक अमीनो एसिड होता है, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, और 60 ग्राम ट्रिप्टोफैन होता है। क्या, 60, इधर लिख देती हूं मैं, 60 मिलीग्राम। क्या हो जाएगा, 60 मिलीग्राम ट्रिप्टोफैन आपके 1 मिलीग्राम नियासिन के बराबर होता है। किसके बराबर, 1 मिलीग्राम नियासिन के बराबर होता है। क्या होता है, 60 मिलीग्राम ट्रिप्टोफैन। तो ये आपको ध्यान रखना है, इससे भी क्वेश्चन आपके बन सकता है एग्जाम में। क्लियर है आपको ये? अगला क्वेश्चन देखते हैं हम।
पूछा हुआ है किस तत्व में पाए जाने के कारण विटामिन नाम दिया गया, यानी कि विटामिन में ऐसा कौन सा तत्व है जो पाया जाता है जिसके कारण इसको विटामिन नाम दिया गया है। ऑप्शन दिए हुए हैं कार्बन, सेकंड ऑप्शन है नाइट्रोजन, थर्ड ऑप्शन है हाइड्रोजन एंड लास्ट ऑप्शन है आपका ऑक्सीजन। तो इसमें नाइट्रोजन, ऑप्शन बी क्या हो जाएगा आपका राइट आंसर हो जाएगा, यानी कि नाइट्रोजन तत्व के पाए जाने के कारण इसको विटामिन नाम दिया गया। ठीक है, किस तत्व के पाए जाने के कारण, नाइट्रोजन तत्व के पाए जाने के कारण इसको विटामिन नाम दिया गया। जो आपका विटामिन है ना, विटामिन आपका लैटिन वर्ड है। कैसा वर्ड है ये आपका? लैटिन भाषा का शब्द है विटामिन, जो कि दो शब्दों से मिला है। दो शब्द इसके कौन से हैं? एक तो होता है आपका बीटा प्लस एक है आपका अमीन। ठीक है, और विटामिन की खोज किसने की, ये भी क्वेश्चन जाता है। तो विटामिन की खोज की थी फंक ने। किसने की थी? फंक ने। और इसका पूरा नाम क्या है? कैशमियर फंक। तो विटामिन की खोज किसने की है? विटामिन की खोज की है कैशमियर फंक ने, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं हम। पूछा हुआ है आपसे निम्नलिखित में से कौन सा व्यवस्थापन का प्रमुख अगोचर यानी कि उपकरण है। तो ऑप्शन दिए हुए हैं इसमें। फर्स्ट ऑप्शन है नेतृत्व यानी कि लीडरशिप, सेकंड ऑप्शन है आपका संगठन चार्ट, थर्ड ऑप्शन है आपका संप्रेषण एंड लास्ट ऑप्शन है आपका निर्णय प्रक्रिया यानी कि डिसीजन मेकिंग। तो ऑप्शन डी इसमें राइट आंसर हो जाएगा, यानी कि निर्णय प्रक्रिया। तो निर्णय प्रक्रिया व्यवस्थापन का प्रमुख अगोचर उपकरण होता है। डिसीजन प्रोसेस एक ऐसा होता है, यानी कि निर्णय प्रक्रिया ऐसा होता है कि पूरे दिन भर में हम कई बार निर्णय लेते हैं। कुछ निर्णय हमारे ऐसे होते हैं जो अल्पकालिक होते हैं, कुछ निर्णय ऐसे होते हैं जो हमारे दीर्घकालिक होते हैं। जैसे अल्पकालिक में हो जाता, जैसे आज हम खाने में क्या बनाएंगे, आज हमें कहाँ जाना है, ये क्या हो गया आपके छोटे निर्णय हो गए। और कुछ आपके दीर्घकालिक निर्णय हो जाएंगे, जैसे कैरियर में आपको आगे क्या करना है, आपको घर कब बनाना है, कौन सी एजुकेशन लेनी है, किस फील्ड में जाना है, इंजीनियर फील्ड में जाना है या टीचिंग फील्ड में जाना है या किसी और फील्ड में जाना है। तो ये सब क्या हो गया आपके दीर्घकालिक निर्णय हो जाते हैं। क्लियर है आपको ये? नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। पूछा हुआ है कौन सा विटामिन बांझपन रोकने वाली औषधि के रूप में जाना जाता है। ऑप्शन दिए हुए हैं विटामिन ए, सेकंड ऑप्शन है विटामिन ई, थर्ड ऑप्शन है विटामिन डी एंड लास्ट ऑप्शन है आपका विटामिन के। तो बांझपन रोकने वाली औषधि के रूप में जो विटामिन जाना जाता है वो होता है आपका विटामिन ई। तो ऑप्शन बी क्या हो जाएगा आपका राइट आंसर हो जाएगा, यानी कि विटामिन ई। क्लियर है आपको ये? और विटामिन ई का जो रासायनिक नाम होता है वो होता है आपका टोकोफेरोल। क्या होता है? टोकोफेरोल। ये आपका बिहार स्टेट के एग्जाम में पूछा हुआ क्वेश्चन है कि विटामिन ई का रासायनिक नाम क्या है। तो आपको ध्यान रखना है विटामिन ई का रासायनिक नाम क्या है? टोकोफेरोल है। और इस पर क्या होता है, इस पर एसिड का कोई प्रभाव नहीं पड़ता है और पर वायु व प्रकाश की उपस्थिति में ऑक्सीकृत हो जाता है। और यह जो ऑक्सीकरण होता है ना, तो ये ऑक्सीकरण प्रतिरोधी की तरह क्या करता है, रिएक्ट करता है। क्लियर है आपको ये? नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। पूछा है वो आपसे मानव दूध में डैश विटामिन का अच्छा स्रोत होता है। तो मानव दूध में कौन सा विटामिन का अच्छा स्रोत होता है? विटामिन ई अच्छी मात्रा में पाया जाता है, या विटामिन ए पाया जाता है, या विटामिन डी पाया जाता है, या विटामिन सी पाया जाता है। तो मानव दूध विटामिन ए विटामिन का अच्छा स्रोत होता है। तो ऑप्शन बी क्या हो जाएगा आपका राइट आंसर हो जाएगा, यानी कि विटामिन ए। क्लियर है आपको ये? और विटामिन ए जो होता है ये वसा में घुलनशील विटामिन होता है। किसमें? फैट सॉल्युबल विटामिन होता है आपका, यानी कि वसा में घुलनशील विटामिन होता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम। पूछा हुआ है आपसे विश्व खाद्य दिवस मनाया जाता है। तो विश्व खाद्य दिवस कब मनाया जाता है? 9 अक्टूबर को मनाया जाता है, या 16 अक्टूबर को मनाया जाता है, या 10 अक्टूबर को मनाया जाता है, या 20 अक्टूबर को मनाया जाता है। तो जो आपका विश्व खाद्य दिवस होता है ना, ये आपका मनाया जाता है कब? 16 अक्टूबर को। तो ऑप्शन बी क्या हो जाएगा आपका राइट आंसर हो जाएगा, यानी कि 16 अक्टूबर। और ये जो आपके खाद्य एवं कृषि संगठन की स्थापना हुई थी ना, खाद्य एवं कृषि संगठन की स्थापना हुई थी आपकी 16 अक्टूबर को 1945 में, 16 अक्टूबर 1945 को। तब से क्या मनाया जाने लग गया? तब से हर वर्ष 16 अक्टूबर को
आपका खाद्य दिवस मनाया जाने लगा। क्लियर है आपको ये? नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। पूछा आपसे प्राणिज रेशा कौन सा है? ऑप्शन दिए हुए हैं, नारियल है, रेशम है, लिनन है या सन है। तो जो प्राणिज रेशा है वो आपका क्या है? रेशम है। तो ऑप्शन बी क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। और आपका नारियल, लिनन और सन ये आपके तीनों वानस्पतिक रेशे हैं, बल्कि रेशम क्या है? रेशम आपका प्राणिज रेशे के अंतर्गत आ जाता है। क्लियर है आपको ये क्वेश्चन? नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। और जो रेशम का वो पूछ लेता है ये प्रोसेस, तो इसका प्रोसेस होता है अंडा। रेशम का कीड़े का प्रोसेस होता है वो क्या होता है? अंडा, लार्वा, फिर इसके बाद आता है आपका प्यूपा, फिर लास्ट में आता है कीड़ा। तो रेशम के कीड़े की क्या होती हैं? 4 अवस्थाएं होती हैं। क्या होती हैं? 4 अवस्था होते हैं। ये अवस्था कौन सी होती है? अंडा, लार्वा, प्यूपा और कीड़ा। ये आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। पूछा हुआ है पोषण सुरक्षा के अंतर्गत निम्नलिखित आयाम नहीं है। नहीं दिया हुआ है तो क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िएगा। तो कौन सा आयाम नहीं है आपको ये बताना है। उपलब्धता नहीं है, अवशोषण नहीं है, पहुंच होना नहीं है या आय नहीं है। तो पोषण सुरक्षा के अंतर्गत आपका उपलब्धता आता है, अवशोषण भी आता है, पहुंच होना भी आता है। क्या नहीं आता है? आपका आय नहीं आता है। तो ऑप्शन डी क्या हो जाएगा? आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्लियर है आपका? नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। आई होप आपको क्वेश्चन समझ में आ रहे हो। अगर आपको क्वेश्चन समझ में आ रहे हो, अच्छी लग रही हो क्लास, तो आप वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर दीजिएगा और कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा कि आपको क्लास कैसी लग रही है। ठीक है? क्वेश्चन ने पूछा है आपसे पुष्टिकर पदार्थ हैं, तो आपको ये बताना है पुष्टिकर पदार्थ कौन से हैं। वे जो ऊर्जा की आपूर्ति नहीं करते हैं, या सेकंड बनाते और मरम्मत नहीं करते हैं, या थर्ड ऑप्शन है आपके शरीर की प्रक्रियाओं को नियंत्रित नहीं करते हैं, या लास्ट ऑप्शन है आपको बीएमआर नियंत्रित नहीं करते हैं। तो आपके पुष्टिकर पदार्थ वो होते हैं जो ऊर्जा की आपूर्ति नहीं करते हैं। तो ऑप्शन ए क्या हो जाएगा? आपका राइट आंसर हो जाएगा। पुष्टिकर पदार्थ शरीर को ऊर्जा की आपूर्ति नहीं करते हैं, बल्कि ये कार्य करते हैं, बल्कि ये शरीर को होने वाले रोगों से रक्षा करते हैं, यानी कि रोगों से बचाते हैं। विटामिन और खनिज तत्व जो होते हैं, विटामिन एंड मिनरल्स, ये इसी के अंतर्गत आते हैं। क्लियर है आपको ये? नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। पूछा हुआ है आपसे एक समय में पैदा हुए लोग विशेष ऐतिहासिक और सांस्कृतिक स्थितियों से प्रभावित होते हैं, इसे क्या कहते हैं? इसे क्लिक प्रभाव कहेंगे, या आपका सहवास कहेंगे, या कॉनेटेक्सटिलिटी कहेंगे, या पलटन प्रभाव कोहार्ट कहेंगे। तो एक समय में पैदा हुए लोग विशेष ऐतिहासिक और सांस्कृतिक स्थितियों से प्रभावित होते हैं, इसे हम कहते हैं पलटन प्रभाव यानी कि कोहार्ट। तो ऑप्शन डी क्या हो जाएगा? आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्लियर है आपको? इसी को हम क्या कहते हैं? कोहार्ट इफेक्ट कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। पूछा हुआ है आपसे पारिवारिक बजट बनाने से अर्थशास्त्रियों को क्या लाभ होता है। ऑप्शन दिए हुए हैं, जनता की आय की जानकारी होती है, या जनता की कर देने की क्षमता की जानकारी होती है, या सरकार को प्रत्यक्ष तथा अप्रत्यक्ष कर लगाने के संबंध में जानकारी होती है, या उपयुक्त सभी। तो इसमें राइट आंसर क्या हो जाएगा? आपको ये बताना है। तो पारिवारिक बजट बनाने से अर्थशास्त्रियों को जनता की आय की जानकारी होती है, ये बात एकदम सही है। जनता की कर देने की क्षमता की जानकारी होती है, ये भी पॉइंट एकदम सही है। सरकार को प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष कर लगाने के संबंध में जानकारी होती है, ये भी पॉइंट एकदम सही है। तो जब तीनों पॉइंट हमारे एकदम राइट है तो ऑप्शन डी क्या हो जाएगा? हमारा राइट आंसर हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन डी। क्लियर है आपको ये? नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। विश्व खाद्य दिवस मनाया जाता है, तो ये क्वेश्चन आपका रिपीट हो चुका है। इसका आंसर क्या है हमारा? 16 अक्टूबर। तो विश्व खाद्य दिवस कब मनाया जाता है? आपका 16 अक्टूबर को मनाया जाता है। ठीक है? नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। पूछा हुआ है आपसे एक डेफिनेशन दी हुई है, ये डेफिनेशन बतानी है आपको किसने दी है। ग्रह व्यवस्था एक व्यवहारिक विज्ञान है, यह किसका कथन है? ग्रास एवं कैंडल का है, कोर्जिन का है, इरेन का है, या राजमल पी देवदास का है। तो ग्रह व्यवस्था एक व्यवहारिक विज्ञान है,
ये कथन किसका है? ये कथन है कोटजिन का। तो ऑप्शन बी क्या है आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है। और जो राजमल पी देवदास हैं, इन्होंने क्या किया है? बांध से संबंध बताया है। किससे संबंध बताया है? बांध से तुलना की है, एक तरीके से हम कह सकते हैं। ठीक है। अगर आपको डेफिनेशन वाली क्लास करनी हो, सारी डेफिनेशन करनी हो, तो आप लोग प्लेलिस्ट में जाके चेक कर दीजिएगा। उसमें करीब आपके 58 से 60 डेफिनेशन है। तो एग्जाम में आपको इतनी डेफिनेशन के अलावा आपको और कोई क्लास देखनी नहीं पड़ेगी, ना ही आपको और कोई डेफिनेशन देखनी पड़ेगी। इससे आपकी सारी डेफिनेशन कवर हो जाएंगी। तो आप लोग प्लेलिस्ट में जाके डेफिनेशन वाली क्लास को जरूर देख लीजिएगा। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। पूछा हुआ है गृह कार्य संबंधी क्रियाओं की वैज्ञानिक विधि कौन सी है? ऑप्शन दिए हुए हैं, कला है, विज्ञान है, वाणिज्य है या गृह विज्ञान है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा आपको ये बताना है। तो गृह कार्य संबंधी क्रियाओं की जो वैज्ञानिक विधि होगी तो वो हो जाएगी आपकी गृह विज्ञान। तो ऑप्शन डी क्या हो जाएगा आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्लियर है आपको ये? अगला क्वेश्चन देखते हैं हम अपना। क्वेश्चन में पूछा है आपसे गृह विज्ञान ज्ञान व सेवा का क्षेत्र है। किसका क्षेत्र है गृह विज्ञान? ज्ञान व सेवा का क्षेत्र है, जो कि मुख्य रूप से संबंधित है। तो गृह विज्ञान ज्ञान व सेवा का क्षेत्र जो कि मुख्य रूप से किससे संबंधित है आपको ये बताना है। ऑप्शन दिए हुए हैं। फर्स्ट ऑप्शन है पारिवारिक जीवन को समर्थ बनाने में। सेकंड ऑप्शन है महिलाओं को सशक्त बनाने में। थर्ड ऑप्शन है आपका महिलाओं तथा बच्चों को समर्थ बनाने में। एंड लास्ट ऑप्शन है आपको समाज को समर्थ बनाने में। तो इसमें आपको सारे ऑप्शन राइट लग रहे हैं। तो आपको उसी उत्तर का चुनाव करना है जो आपका एकदम सही फिट बैठता हो इस क्वेश्चन में। तो गृह विज्ञान ज्ञान व सेवा का क्षेत्र है जो कि मुख्य रूप से किससे संबंधित है? जो कि मुख्य रूप से पारिवारिक जीवन को समर्थ बनाने से संबंधित है। तो ऑप्शन ए क्या हो जाएगा आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्लियर है आपको ये क्वेश्चन? नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। पूछा हुआ है लिनन द्वारा निर्मित महीन बुना हुआ कपड़ा कौन सा है? ऑप्शन दिए हुए हैं कैमो है, साटिन है, कैशमीर है या कनौपी है। तो लिनन द्वारा निर्मित जो महीन बुना कपड़ा होता है वो होता है आपका कौन सा? साटिन। तो ऑप्शन बी क्या हो जाएगा आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्लियर है आपको ये? और जो लिनन होता है, लिनन आपका वनस्पति जगत से का प्रमुख रेशा होता है। किसका? वनस्पति जगत का रेशा होता है। एक सेलुलोजिक रेशा होता है। और लिनन के रेशे जो होते हैं फ्लैक्स पौधे के तने से प्राप्त होते हैं। किससे प्राप्त होते हैं? तने से प्राप्त होते हैं। किसके तने से प्राप्त होते हैं? तो ये आपके फ्लैक्स पौधे के तने से प्राप्त होते हैं, ये आपको ध्यान रखना है। और लिनन द्वारा निर्मित महीन बुना हुआ कपड़ा कौन सा है? साटिन है। तो ऑप्शन बी क्या हो जाएगा आपका राइट आंसर हो जाएगा। आपको ये ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। पूछा हुआ है भौतिक संसाधनों में आती है टिकने वाली वस्तु एवं और क्या आता है आपको ये बताना है। ऑप्शन दिए हुए हैं पैसा आएगा, कुशलता एवं क्षमता आएगा, मानवीय ऊर्जा आएगी या समय आएगा। तो भौतिक संसाधन या टिकने वाली वस्तु में क्या आता है आपका? पैसा आ जाएगा। क्या आ जाएगा? पैसा आ जाएगा। तो ऑप्शन ए क्या हो जाएगा आपका राइट आंसर हो जाएगा। भौतिक संसाधनों को हम अमानवीय संसाधन के नाम से भी जानते हैं। किससे? अमानवीय संसाधन के नाम से भी इसको हम जानते हैं। तो संसाधन आपके दो प्रकार के होते हैं, मानवीय संसाधन और अमानवीय संसाधन। मानवीय संसाधन आपके वो होते हैं जो एक व्यक्ति के अंदर निहित होते हैं, उसको ना कोई देख सकता है, ना कोई छू सकता है, ना उसको कोई माप सकता है। तो जो मानवीय संसाधन आ जाते हैं उसके उदाहरण हो जाएंगे आपके ज्ञान, क्षमता, कुशलता, ये सब क्या हो गए आपको? मानवीय साधन हो जाएंगे। और मानवीय साधन वो हो जाएंगे, इसको भौतिक साधन भी कहते हैं, जिनको हम छू सकते हैं, देख सकते हैं। जैसे आपका पैसा हो गया, बाहरी कोई वस्तु हो गई, जैसे कोई भी चीज हो गई आपकी, वो क्या कहलाएगा आपका? अमानवीय संसाधन के अंतर्गत आ जाएगा। ठीक है। क्लियर है आपको ये क्वेश्चन? नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। पूछा हुआ है आपसे निम्नलिखित में से कौन सा वह कानूनी शब्द है जो उस ऋण व्यवस्था का वर्णन करने के लिए प्रयुक्त होता है जो ऋण की जमानत के रूप में चल निजी संपत्ति प्रयुक्त की जाती है। कौन सी रियल संपत्ति प्रयुक्त की जाती है? चल निजी संपत्ति, ये आपको ध्यान रखना है। तो ऑप्शन दिए हुए हैं इसमें। फर्स्ट ऑप्शन है आपका रियल एस्टेट बंधक, सेकंड ऑप्शन है चल संपत्ति बंधक, थर्ड ऑप्शन है आपका मिति ब्याज बंधक एंड लास्ट ऑप्शन है आपका ऋणी परिशोधन व्यंजक।
तो इसका आंसर आपके क्वेश्चन में छुपा हुआ है। तो कौन सा होगा? आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, यानी कि चल संपत्ति बंधक। चल संपत्ति बंधक ही वह कानूनी शब्द है जो उस ऋण व्यवस्था का वर्णन करने के लिए प्रयुक्त होता है जो ऋण की जमानत के रूप में चल निधि संपत्ति प्रयुक्त की जाती है। क्लियर है आपको ये? तो क्वेश्चन में इसका आंसर छुपा हुआ है। तो क्वेश्चन आपको बहुत ऐसा लग रहा हो कितना टफ हार्ड क्वेश्चन है, बल्कि बहुत आपका इजी क्वेश्चन है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। ये आज का हमारा सेकंड लास्ट क्वेश्चन है। पूछा हुआ है आपसे विटामिन डी का कार्यात्मक सक्रिय रूप कौन सा है, यानी कि एक्टिव फॉर्म कौन सा है। ऑप्शन दिए हुए हैं। फर्स्ट ऑप्शन है आपका कोलेकैल्सिफेरॉल, सेकंड ऑप्शन है अर्गोकैल्सिफेरॉल, सेकंड ऑप्शन है, थर्ड ऑप्शन है आपका डिहाइड्रो कोलेस्ट्रॉल एंड लास्ट ऑप्शन है आपका 1,2,5 डाईहाइड्रोक्सी कोलिकैल्सिफेरॉल। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, आपको ये बताना है। तो जो आपका विटामिन डी का कार्यात्मक सक्रिय रूप होता है वो हो जाएगा आपका 1,2,5 डाईहाइड्रोक्सी कोलिकैल्सिफेरॉल। ये क्या हो जाएगा, आपका राइट आंसर हो जाएगा। और जो आपका विटामिन डी होता है, विटामिन डी आपका वसा में घुलनशील विटामिन होता है, यानी कि आपका फैट सॉल्युबल विटामिन होता है। ये कैसा होता है, ये एक प्रो हार्मोन होता है। क्या होता है, ये प्रो हार्मोन होता है। इसको हम प्रो हार्मोन के नाम से भी जानते हैं। क्लियर है आपको ये? नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये आज का हमारा लास्ट क्वेश्चन है। पूछा हुआ है आपसे, ये आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, कैसा है, इसको आप मार्क कर लीजिए। ये आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार एग्जाम में पूछा जा चुका है। ये पूछा हुआ है आपसे F.W. टेलर। क्या पूछा है? F.W. टेलर क्या है इधर? F.W. टेलर द्वारा लिखित प्रसिद्ध पुस्तक का नाम। तो ऑप्शन दिए हुए हैं फिलॉसफी ऑफ मैनेजमेंट, सेकंड ऑप्शन है मैनेजमेंट टास्क रिस्पॉन्सिबिलिटीज प्रैक्टिस, थर्ड ऑप्शन है आपका जनरल एंड इंडस्ट्रियल मैनेजमेंट एंड लास्ट ऑप्शन है आपका द प्रिंसिपल ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट। तो ये आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको आप नोट डाउन जरूर कर लीजिएगा। ये एग्जाम में कई बार ही रिपीट होकर एग्जाम में पूछा जा चुका है। तो F.W. टेलर द्वारा जो आपकी लिखित पुस्तक है ना, उस पुस्तक का नाम है आपका, उस बुक का नाम है द प्रिंसिपल ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट। क्या है? F.W. टेलर की प्रसिद्ध पुस्तक का नाम क्या है, लिखित पुस्तक का? द प्रिंसिपल ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट। तो ऑप्शन डी क्या हो जाएगा, आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्लियर है आपको ये? इसको आप इस तरीके से याद रखते हैं। टेलर क्या करते हैं, कपड़े सिलते हैं। तो कैसे सिलते हैं, साइंटिफिक तरीके से सिलते हैं। तो ये क्या हो गया, टेलर ने कौन सी पुस्तक लिखी, साइंटिफिक मैनेजमेंट लिखी, द प्रिंसिपल ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट। तो ऐसे आप रिलेट कर सकते हैं। ठीक है, तो इससे आपको जल्दी याद हो जाएगा। क्लियर है आपको ये? तो आज का सेशन हमारा यही एंड होता है। आप लोग जरूर बताइएगा कि आपको क्लास कैसी लगी, अपना फीडबैक आप लोग जरूर दीजिएगा। अगर आपको क्लास अच्छी लगी हो तो आप लोग क्लास को लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। और आप लोग टाइम टू टाइम नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लीजिएगा। और डेली आप लोग क्लास अटेंड किया कीजिए। ये क्लास आपकी डेली होती है 8 PM पर, जिससे आपकी एग्जाम में क्वेश्चंस की प्रैक्टिस अच्छे तरीके से हो जाए। क्योंकि आपके एग्जाम डेट पास में, आपका एग्जाम एस्टेट का एग्जाम अक्टूबर में हो जाएगा और बिहार PGT का एग्जाम दिसंबर में, डेट आ चुकी है, दिसंबर में आपका एग्जाम हो जाएगा। तो आप लोगों को प्रैक्टिस इस टाइम ज्यादा से ज्यादा करनी है। तो आप लोग डेली क्लास को अटेंड किया कीजिए। ठीक है, थैंक यू सो मच।